नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे। कोरोना से जुड़ा इस वक्त का जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक एम्स में कोरोना पॉजिटिव महिला से जुड़ा अपडेट आया है। 50 से ज्यादा लोगों के संपर्क में वो महिला आई थी। महिला की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। 70 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करने की अब तैयारी है। तो हालांकि अभी तक उत्तराखंड के लिए राहत की खबर है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा, खासतौर से उत्तर प्रदेश जो पड़ोसी राज्य है उसकी बात करें, उसकी अपेक्षा हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये थोड़ा चिंता बढ़ाने वाली खबर है क्योंकि जो महिला कोरोना पॉजिटिव सामने आई थी उसके संपर्क में लगभग 50 लोग आए थे। हालांकि सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 70 लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी है। लेकिन अब आशंका इस बात की है कि यह संक्रमण कहीं बहुत ज्यादा लोगों में तो नहीं फैला, कहीं सारे लोग चपेट में तो नहीं आ गए। और अगर ऐसा होता है तो फिर एकदम से आंकड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। कम से कम 70-80 स्टाफ को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं यहाँ पर उनको कैंपस में ठहराने के लिए। तो हमें प्रशासन की मदद के बिना ये संभव नहीं है। तो हम लोग डीएम साहब को अप्रोच कर रहे हैं और स्टेट अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं कि हमको क्वारंटाइन करने के लिए एक कोई जगह दी जाए। यहाँ पर ये बेसल गैंग्लियन ब्लीडिंग करके एडमिट हुई थी, जिसको कि स्ट्रोक बोलते हैं। और इन दोनों ही हॉस्पिटल में, विवेकानंद हॉस्पिटल में और जो बरेली से इसके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, दोनों ही जगह इसको कोविड नेगेटिव करके लिखा गया था। और भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। वैसे अभी तक करीब 50 लोग इसके कांटेक्ट में एज ए प्राइमरी कांटेक्ट लिए गए हैं। और पेशेंट्स 2 पेशेंट इसके साथ क्यूबिकल में थे, तो उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। साथ में 2 अटेंडेंट थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और सीधे रुख करते हैं देहरादून का। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से मामले अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा तो काफी राहत की स्थिति उत्तराखंड में है। लेकिन इस महिला के संपर्क में जो 50 लोग आए जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके बाद आशंकाएं बढ़ती हैं कि अगर आधे भी संक्रमण में आए होंगे तो फिर एकदम से आंकड़ा बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर अवधेश, ये एक बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है कि एम्स, जहां जाकर लोग ठीक होते हैं, अपने उपचार के लिए जाते हैं, और एम्स को सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर माना जाता है देश भर में, जितने भी एम्स हैं। तो अगर वहाँ ये सिचुएशन पैदा हो रही है तो आप सामान्य अस्पतालों में इन सब की क्या स्थिति बन सकती है, वो उसका अनुमान आप बहुत सहज तरीके से लगा सकते हैं। तो एम्स में जिस तरह से जो वहाँ की जो अथॉरिटी है वो कह रही है कि 70 लोगों को क्वारंटाइन करने का हमारे पास इतना एकोमोडेशन नहीं है। तो अगर एम्स में 70 लोगों को क्वारंटाइन करने का एकोमोडेशन नहीं है तो ये तो इससे भी ज़्यादा गंभीर बात है। और जिस तरह से वहाँ पर ये सब चीज़ें आ रही हैं, हर दिन, कल भी एक मरीज़ था, आज भी एक मरीज़ है। तो एम्स को लेकर थोड़ा गवर्नमेंट को एक फोकस होना पड़ेगा। बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पर जाकर ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये स्थितियाँ बन रही हैं। तो चूँकि अगर ये मामला वाकई अगर किसी के संपर्क वालों में भी निकला, इस महिला के संपर्क में जितने लोग आए थे उनको निकला, या जो और भी मरीज बढ़े, तो ये उत्तराखंड सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि यहाँ संभाल लिया जाएगा मामले को। कल जो महिला आई थी वो मेडिकल स्टाफ की थी, उसके साथ जो उसके संपर्क में जो 70 लोग आए थे उनका सबका सैंपल लिया गया। और सैंपल लेने के बाद अच्छी बात यह है कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। लेकिन आज जो एक ये नया मामला आपके सामने आया है, हम दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, तो ये इसलिए तो गंभीर है ही कि एक मरीज आ गया है, इसलिए और भी ज़्यादा गंभीर है कि एम्स जैसी जगह में ये चीज़ें हो रही है। जी अवधेश। बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर है उससे भी आपसे अपडेट लेंगे। लॉकडाउन से जुड़ी आज की जो सबसे बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार ने केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग की है और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने नितिन गडकरी से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात की है और लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के टूरिज्म को काफी झटका झेलना पड़ा। परिवहन निगम कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो ये अहम खबर लगातार अजीत जी हमारे साथ बने हैं। अजीत जी, ये जो विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की गई है,
इस पे क्या कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि इस तरीके की मुसीबत, इस तरीके का आर्थिक संकट तो देश का हर राज्य झेल रहा है। जी देखिए अवधेश, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस तरह का संकट हर राज्य झेल रहा है, हर प्रदेश में इस तरह का संकट है। और उत्तराखंड में विशेष राहत पैकेज, विशेष आर्थिक पैकेज मांगने की कुछ पुरानी आदत है और यहाँ पर दूसरे राज्यों से ज़्यादा विशेष आर्थिक पैकेज मांगे जाते हैं हमेशा से। कुंभ हो या चारधाम यात्रा हो, लोग बिल्कुल ये तमाम चीजें होती हैं। अजीत जी एक बार भेजे जाते हैं। सुनवा देते हैं दर्शकों को कि क्या देश कुछ मांग की गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, उसके बाद आते हैं चर्चा पर। मैंने आज अनुरोध किया है माननीय नितिन गडकरी जी से कि उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय महत्वपूर्ण आर्थिक का आधार है और लेकिन पूरी आर्थिकी चरमरा गई है और विराम सा लग गया है। हमारे यहाँ प्रति माह जो हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, 20 करोड़ रुपये के वेतन हम प्रति माह देते हैं, लेकिन 3 महीनों से वेतन नहीं दे पाए हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्टर व्यवसाय से जुड़े करीब 2.25 लाख चालक परिचालक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, करीब 1.5 लाख ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी विशेष पैकेज के माध्यम से आर्थिक मदद देने का मैंने माननीय गडकरी साहब से अनुरोध किया है। क्योंकि इस दौरान जो हमारा ये सीज़न है, केदारनाथ धाम यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है और अन्य यात्राएं हैं, सब प्रभावित हुए हैं। और सीधे रुक करते हैं देहरादून का। अजीत जी हमारे साथ बने। अजीत जी, सवाल ये उठता है कि अगर 2 महीने 3 महीने के लॉकडाउन में स्थिति राज्य के सामने आ जाए कि विशेष आर्थिक पैकेज मांगी जाए कि हमारा सारा जो कारोबार था ठप हो गया, तो फिर तो राज्य का जो राजस्व है उसको लेकर के भी चिंता की स्थिति खड़ी हो जाती है कि क्या हमारा राजस्व इतना कमजोर है कि 2, 3, 4 महीने भी ना झेल पाए विपरीत परिस्थितियों को। देश में आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, इससे भारत सरकार को 3 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो ये एक अनुमानित रिपोर्ट थी और 3 लाख करोड़ का नुकसान, 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अगर भारत सरकार को हो रहा है तो उत्तराखंड सरकार को तो नुकसान की कोई सीमा ही नहीं है। और पिछले ये परिस्थितियां जिस तरह की आज चल रही है, जो मेडिकल इमरजेंसी देश में है, आपातकाल जैसे हालात हमें ये बताते हैं कि हमने पिछले दिनों जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। आज तक यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में आय के साधन और संसाधन बढ़ाने के लिए कमेटियाँ तो बनी, लेकिन उनकी क्या रिपोर्ट आई और कितने संसाधन बढ़े, किसी को भी इस बात की इस समय जानकारी नहीं है। यहाँ की सरकारें दूसरे जो आय के संसाधन थे उनको खड़े नहीं कर पाई। और यशपाल आर्य बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनके महकमे में 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है। इस राज्य की, उत्तराखंड की राज्य सरकार को ये सब पहले ही देखना चाहिए था। ऐसी परिस्थितियां किसी के भी सामने हो सकती हैं और एक संकट ये भी हो सकता है अगर भारत सरकार ने इनको देने के लिए किसी भी तरह की हामी भरी तो कितने राज्य खड़े हैं जो हाथ फैलाए खड़े होंगे। और भारत सरकार की जो मैंने एक अनुमानित रिपोर्ट आपको बताई है वो भी आपके सामने है। तो अभी इस समय तो कुछ नहीं हो सकता, लोगों को अपनी बात अपने आप ही, अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा, मांगने से काम नहीं चलेगा। जी अवधेश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य सरकार की तरफ से शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य की कुछ और समस्याओं पर बात की है। उत्तराखंड राज्य के संबंध में हमने अवगत कराया कि जितने हमारे हाईवे के काम थे, 4 धाम के काम थे, CRF के काम थे, वो यथासंभव हमने सभी शुरुआत की है। 3 इशू हमारे राज्य के हैं जिसकी हम अनुमति हमने चाहिए। नंबर 1 इशू, जो हमारे मजदूर जो स्किल्ड थे वो अपने राज्य में चले गए, उनको लाने के लिए यदि हमें स्पेशल परमिशन मिले तब जाके काम की स्पीड बनेगी, क्योंकि अनस्किल्ड हमारे पास अभी है। दूसरा, हमने कहा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है, हमने खनन इत्यादि की अनुमति दी है, लेकिन स्टील है और सीमेंट है जो दूसरे राज्यों से आता है, या लोहा है, उस सारों को लाने के लिए भी हमें अभी अनुमति नहीं मिली भारत सरकार की। उसकी अनुमति भी हमने कहा कि वो हमें मिले तो अच्छा रहेगा।
नैनीताल में सड़क पर 500 रुपए के 10 नोट लावारिस हालत में पड़े मिले। नोट देखकर भी लोग हैरत में पड़ गए। लोगों ने कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने भी बड़ी सावधानी के साथ इन नोट को अपने कब्जे में लिया। इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से सामने आ चुकी हैं। पहले फोटो खींच लो, कितने हैं गिनो। नहीं तो नहीं ऐसे कहाँ होते सर, ये ऐसे सर गिरते तो हवा से चल रहे हैं। अभी फैले कह रहे हैं, ऐसा आजकल कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। कल सुबह 6:10 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इस मौके पर केदार धाम को फूलों से सजाया गया है। गेंदे के फूलों से केदार धाम को सजा दिया गया। तो देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर, केदारनाथ मंदिर को गेंदे के फूलों से सजा दिया गया है, कल कपाट खुलने हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो उत्सव विग्रह है बाबा केदारनाथ का, वो केदारनाथ पहुंच चुका है। कल सुबह 6:10 पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तो गंगोत्री, यमुनेत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को चार धाम के नाम से जाना जाता है। हर साल इन मंदिरों के कपाट खोले जाने के वक्त हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना के साइड इफेक्ट के चलते श्रद्धालुओं को यहां जाने की अनुमति नहीं है। देवों के देव महादेव का धाम केदारनाथ इस बार वीरान है। लॉकडाउन की वजह से धाम में वो चहल पहल नहीं है जो पिछले साल थी। बाबा शिव के धाम केदारनाथ के कपाट बुधवार सुबह 6:10 पर खुलेंगे। फिलहाल मंदिर के आसपास का नजारा देखिए, यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ मंदिर के आसपास अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता तैयार किया गया है ताकि बाबा की डोली को मंदिर तक लाया जा सके। केदारनाथ का जो काम है वो हमने 1 मार्च से शुरू करा था और हमारे पास स्टार्टिंग में 40 लेबर थी, फिर हमने उनको बढ़ा करके 90 करा और फाइनली जो है 130 तक हम लोग लेके गए। और ये हमारे पास जो ये टास्क था ये हमने 50 दिन में पूरा करा और कल केदारनाथ जी का कपाट खुल रहा है। और बीता हुआ कल केदारनाथ की डोली बड़े अच्छे से गई क्योंकि रास्ता सारा साफ था, लेकिन बीच में परेशानी हो रही थी क्योंकि ग्लेशियर पॉइंट है और वहां पर जगह जगह पर बर्फ थी। बाबा शिव की पंचमुखी उत्सव डोली बर्फीले रास्तों से होकर केदारनाथ धाम पहुंची, लेकिन इस बार वो पिछले बार के जैसी चहल पहल नहीं है। लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ 5 लोग ही डोली लेकर केदार धाम पहुंचे। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदार धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच पैदल मार्ग पर कई जगह अभी भी बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं, जिनके बीच से फिलहाल आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया है। रास्ता खुलते समय काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था क्योंकि चारों तरफ बर्फ था, रास्ते सारे पैक थे। इधर पूरे जो अभी वर्ल्ड में जो चल रहा है महामारी, इसकी वजह से सारा लॉकडाउन जो चल रहा था तो उसकी वजह से सारा इंडक्शन और डी इंडक्शन सारा बंद पड़ा हुआ था। केदारपुरी की चारों ओर की पहाड़ियां अभी भी बर्फ से ढकी हुई हैं। नजारा देखिए, पहाड़ियां अभी भी दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही हैं। कपाट खुलने के मौके पर हर साल तीर्थ यात्री इस मनमोहक खूबसूरती का भी लुत्फ उठाते थे, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से चार धाम यात्रा शुरू नहीं हो सकेगी। सिर्फ मंदिरों के कपाट खोलने की इजाजत दी गई है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी। नेपाल से लौटे 4 जमातियों को लेकर लोगों में भय का माहौल है।
दरअसल पौड़ी से 4 लोग टिहरी में जमात में गए थे, मगर लॉकडाउन के दौरान वो वहीं पर फंस गए। जांच के बाद ही अब इन जमातियों को टिहरी प्रशासन ने वापस पौड़ी आने की इजाजत दी थी। प्रशासन का कहना है कि ये 4 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टिहरी जिला अस्पताल में इलाज शुरू होने से दूर दराज से आने वाले मरीजों ने राहत की सांस ली है। अभी तक मरीजों को 12 किलोमीटर दूर चंबा में इलाज के लिए जाना पड़ रहा था। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही थी। कोरोना संक्रमण के चलते जिला अस्पताल को आइसोलेशन हॉस्पिटल बना दिया गया था, जबकि ओपीडी सेवाएं चंबा के अस्पताल में चल रही थी। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में महिला ने गंगा में लगाई छलांग, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई महिला की जान। उत्तराखंड लौटे प्रयागराज से 75 छात्र, लॉकडाउन के बाद से प्रयागराज में फंसे थे छात्र। देहरादून में पहुंची चलती फिरती ओपीडी, कंटेनर में 2 लोगों के बैठने की जगह। बागेश्वर के 11 वार्ड में किया गया सैनिटाइजेशन, पालिका ने शहर के कूड़ा उठाने के लिए लगाया एक वाहन। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के बावजूद खुल रही गैर जरूरी सामानों की दुकानें, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। मसूरी में मांस विक्रेताओं की दुकानों पर एसडीएम का छापा, मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल न करने पर चालान। रुड़की में सेल्समैन से लूट मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। झबरेड़ा में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूटे थे 55,000 रुपए। हल्द्वानी में आबकारी विभाग ने बरामद की 115 लीटर कच्ची शराब, सैकड़ों लीटर लहन भी नष्ट। रुड़की में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। रामनगर में सड़क पर आया हाथी, हाथी की वजह से सड़क पर लगा जाम। चमोली में नदी किनारे फंसी गाय को किया गया रेस्क्यू, मंदाकिनी नदी किनारे फंसी गाय को बचाया गया। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान आपकी।